हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे सीए इंटर का बेसिक जो इनकम टैक्स एक्ट का है, बेसिक चैप्टर और रेट ऑफ टैक्सेस को डिस्कशन करेंगे। अब बेसिक चैप्टर में हम क्या हो सकता है कि मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर किसके पास है और इसमें कौन कौन से मतलब जो बेसिक टर्म्स हैं उसको समझेंगे। फिर पावर सोर्सेस क्या हैं इनकम टैक्स लॉस के, फिर रेट ऑफ टैक्सेस क्या हैं, इसका डिस्कशन करेंगे हम आज। तो पहला आता है क्या कि हमारे देश में लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है, ये समझने वाली बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट बनाया किसने, मतलब एक्ट कैसे बनता है, कौन पास करता है इसको। तो हमारे देश में जो लॉ बनाने का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कुछ मैटर में दोनों सरकारें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाती हैं। जो जिस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, ठीक है। और जिस मैटर पे अगर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहाँ दोनों मिली-जुली सरकार चलती हैं, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लिस्ट लॉ बनाती हैं, उसको बोलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। मतलब जहाँ पे स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके जहाँ लॉ बनाएगी। ये तो हो गई हमारा जो लॉ बनाने का प्रक्रिया की लॉ बनता कैसे है। अब इनकम टैक्स एक्ट का जो है वो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उस पर एक्ट बनाने का, उस पर लॉ बनाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स पर लॉ बनाए। इनकम टैक्स पे लॉ बनाए बट किस पे, एग्रीकल्चर को छोड़ के। किसको, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगता, तो एग्रीकल्चर पे छोड़ के वो लिस्ट कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। किसके अकॉर्डिंग, 7 शेड्यूल ऑफ लिस्ट 1 टू आर्टिकल 246 हमारे देश का जो संविधान है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है। अब एक एक बात कहाँ पे आ गई, इंट्री इंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, जिसे हमने 3 लिस्ट की बात करी थी, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या नाम, कंकरेंट का। तो यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है उसमें एंट्री नंबर 82 है जो ये बात करता है। अब एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या पावर देती है, एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने के लिए। किसका लॉ, मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। और किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट पास, किसके लिए, एग्रीकल्चर इनकम पर लॉ बनाने के लिए। तो एक कहानी हो गई हमारी लॉ की कि लॉ कैसे बनता है, पावर किसके किसके पास है। अब यहाँ पर क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज। अब हम इनकम टैक्स एक्ट जो पढ़ेंगे उसमें हमारा सोर्स क्या होगा, सोर्स मतलब हम इनकम टैक्स एक्ट को गवर्न कैसे करेंगे। जो भी गाइडलाइन आती है या जो भी एक्ट आता है या जो भी अमेंडमेंट आता है, इस मतलब इस सोर्सेस को हम जानेंगे कि सोर्सेस मेनली क्या हैं। अब आता है, पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला जो हमारा जो एक्ट पास हुआ इनकम टैक्स एक्ट, उससे पहले भी पास हुआ था, जो अभी जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें क्या है, ये 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है कब से अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है। इसमें एक्ट में क्या बताता है कि हम कैसे टोटल इनकम अपना डिटरमिन करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, एक्सेट्रा। ये बातें कहाँ कही गई है, इनकम टैक्स एक्ट में। अब आता है क्या, उसके बाद आती है बात है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये इनकम इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी को पावर देता है कि जो रूल बनाए। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कहाँ पे आता है। अब इसको देखिए, स्ट्रक्चर को पहले समझे। हमारा जो इनकम टैक्स मतलब मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट कैसे चलती है, पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके नीचे आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
उसके नीचे आता है CBDT। ठीक है, तो उसके CBDT उसके नीचे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। अब इसके बाद रैंक हायरार्की स्टार्ट हो जाता है, प्रिंसिपल, CIT ऐसे करके। तो कहानी आती है क्या कि जो रूल कौन बनाता है, CBDT रूल बनाती है। वो क्या करेगा, रूल में क्या होगा कि फॉर्म्स, प्रोसीजर, डिप्रिसिएशन रेट, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, वो क्या है, ये हमारा कल ये सब कहाँ पे एक्सेट्रा, ये कहाँ पे हमको मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, हमारा इनकम टैक्स रूल में मिलेगा। फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स, जिससे हम ITR फाइल करते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, जिससे हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो फॉर्म 3CD 3, और जो भी दूसरे दूसरे सारे फॉर्म है, ये डिसाइड कौन करता है, पर CBDT डिसाइड करती है। ठीक है, ये पावर CBDT के पास है कि इस पर रूल बनाए। प्रोसीजर क्या होगा, रेट का आप इनकम टैक्स एक्ट में ढूंढ के रह जाएंगे, डिप्रिसिएशन का रेट नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, अब जो सैलरी जो हम आगे पढ़ेंगे, सैलरी में जो परक्विजिट जो होता है, उसका रूल कहाँ कौन बनाता है, सिविल इनकम टैक्स रूल में मिलेगा वो। ठीक है, अब बात क्या करता है, एनुअल एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। प्रत्येक साल हमारे देश में बजट पास होता है। बजट कब पास होता है, अभी जस्ट एक 1 फरवरी को बजट पास होता है। ये बजट पास करने का पीछे इतिहास रहा है कि मतलब बजट मतलब इसी टाइम पे पास क्यों होता है, तो इसको हम छोड़ते हैं। बात करते हैं कि जैसे हमारा 2023 का जो बिल था, ठीक है। अब ये क्या, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, हर एक साल, प्रत्येक साल पार्लियामेंट में क्या करता है, फाइनेंस बिल प्रपोज करता है, डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट करने के लिए। जैसा हम बात करें फाइनेंस बिल 2023, जो सीतारमन जी जो हमारे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट में, वो 1 फरवरी 2023 को क्या करती है, वो फाइनेंस बिल पास की थी। कब, 1 फरवरी 2023 को। अब कहानी क्या है कि जैसे बिल पास होता है बोथ हाउसेस में, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, उसके बाद राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का इस पे क्या होता है, स्वीकृति लगती है। तो ये बिल जो क्या कन्वर्ट कहाँ होता है, एक्ट बन जाता है। बिल क्या हो जाता है, देन एक्ट बन जाएगा। कब, बिल कब एक्ट बनेगा, जब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में क्या हो जाएंगे, ये पास हो जाए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और क्या है, और इसमें प्लस हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसकी इनकी सहमति आ जाए, स्वीकृति आ जाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्वीकृति आ जाए इस पे, इस एक्ट पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब ये बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन क्या है कि बिल जो पास होगा, मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होगा ये। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्वीकृति चाहिए, उसके बाद बिल एक्ट बन जाता है। उसके बाद एक क्या हुआ कि फाइनेंस बिल जो 2023 था, एक कब एक्ट बना, फाइनेंस एक्ट 2023 ऑन 1 मार्च 2023 आफ्टर रिसीव असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया। एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या होता है कि इसमें अमेंडमेंट आते हैं कि जो लॉ में चेंज होने हैं, या हर एक साल जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो कुछ अमेंडमेंट आता है, वो किसके थ्रू आता है, फाइनेंस एक्ट में आता है। कि हमारा टैक्स कि रेट ऑफ टैक्सेस क्या होगा, मतलब डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। कोई अगर किसी सेक्टर, मतलब इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, किसी सेक्टर में अगर स्पेसिफिक डेवलपमेंट करना हो, उसमें मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेसिफिक वो देती है, रिबेट देती है कि आप स्पेसिफिक रीजन में आप अपना इंडस्ट्री लगाएं तो वहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। तो इस टाइप की मतलब जो अमेंडमेंट आती है, कहाँ पे आता है, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आता है हर एक साल। अब उसके बाद एनुअल एक्ट के बाद क्या आता है, स्टोरी आती है
सर्कुलर और नोटिफिकेशन की। अब मजे की बात क्या है, सर्कुलर जो है वो कौन इशू करता है, सीबीडीटी इशू करती है। सर्कुलर जो है सीबीडीटी इशू करती है, वो क्लियरिफाई करती है सर्टन प्रोविजन मीनिंग। सर्कुलर में होता है कुछ क्लियरिफिकेशन देना होता है, मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, डायलेमा सा है, डबल मीनिंग निकल रही है कि मतलब ये भी होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो क्लियर के FNQ इस टाइप के जो सीबीडीटी है इसको क्लियरिफाई करती है, कुछ कुछ इशूज़ को वो किसके थ्रू करती है, सर्कुलर के थ्रू करती है ये। ठीक है, सर्कुलर के थ्रू जो है क्या नाम आपका जो क्लियरिफिकेशन है उस और या एक्ट का मीनिंग है वो क्लियरिफाई करती है सीबीडीटी, गिव द प्रोविजन ऑफ एक्ट। नोटिफिकेशन दोनों में डिफरेंस समझिए। सर्कुलर क्या है, क्लियरिफाई करती है किसके मीनिंग को, एक्ट के मीनिंग को या सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को। और नोटिफिकेशन जो है क्या करता है, वो क्या किसके इफेक्ट को देता है, एक्ट पर जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है उसके इफेक्ट को देता है वो नोटिफिकेशन। अब मजे की बात क्या है, सर्कुलर जो है किस पे बाइंडिंग है, इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर पर बाइंडिंग है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है सर्कुलर। हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर्स आर बाइंडिंग टू असेसिंग ऑफिसर बट नॉट टू द एसएससी एंड कोर्ट। अब क्या है, सर्कुलर किस पे बाइंडिंग है, असेसिंग ऑफिसर पे, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, बट किस पे बाइंडिंग नहीं है, एसएससी पे जो टैक्स पेयर है उस पर बाइंडिंग नहीं है, और ना तो हमारे देश के जो कोर्ट हैं, मान लिया जो न्यायालय है उस पर बाइंडिंग नहीं है। अब क्या एक स्टोरी है कि एसएससी को अगर लगता है, एसएससी को क्या लगता है कि इस सर्कुलर एसएससी के फायदे का है या उसके लिए बेनिफिशियल है, तो उसका एडवांटेज उठा सकता है। मतलब जो सर्कुलर एसएससी के फेवर में नहीं है, या उसका अगर एसएससी को लगता है क्या नुकसान है, तो उसका क्या नाम ये उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। बट जो सर्कुलर एसएससी के एडवांटेज में है, फेवर में है, उसका वो क्या कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है। ये कहानी होगी स्टोरी इसकी, सर्कुलर की कहानी। अब आता है उसके बाद, सर्कुलर के बाद हम बात करें तो कुछ जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो भी अप्लीकेबल हैं किस पे, हमारे सोर्स ऑफ जो लॉज हैं वो भी बाइंडिंग हो जाते हैं। बहुत सारे जो एक्ट में लॉ हैं, जो डिसीजन आए हुए हैं वो बाइंडिंग होते हैं किस पे, इनकम टैक्स एक्ट पे। और एसएससी जो है टैक्स प्लानिंग कितना बार इनकम टैक्स जो जो सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे अपना टैक्स प्लानिंग करता है। तो उसमें क्या है, वेरियस, इसमें एक बार समझते हैं, वेरियस इशू व्हिच अराइज out of provisions are decided by the High Court of Supreme Court. The Supreme Court is the apex court and law laid down by Supreme Court is law of land या law of India। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर पास हो गया तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। अब हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट में डिसीजन वही होगा। हाई कोर्ट का एक बार समझते हैं, द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच सच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। कुछ हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, जैसे दिल्ली की बात करो, दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो उसका जुरिडिक्शन दिल्ली के जो क्षेत्र है उस पर पड़ेगा, पे इफेक्टिव रहता है, वो अप्लीकेबल वहीं पे होता है। तो यही बात बोल रहा है कि डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच सच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। जिस हाई कोर्ट का डिसीजन उसी रिस्पेक्टिव स्टेट पे एप्लीकेबल होगा जहां उसका जुरिडिक्शन है। बस अब स्टोरी देखिए, अब कहानी हो गया कि एप्लीकेबल तो है। सपोज कोई ऑर्डर, मतलब दूसरा, मतलब कोई दूसरा हाई कोर्ट ने अगर पास करा है, अगर सोर्सेस ऑफ लॉ की, इनकम टैक्स लॉ की, तो उस पर समझ के पहला आ गया इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा आ गया इनकम टैक्स लॉ, तीसरा आ गया फाइनेंस एक्ट जो हर एक साल हमारा पार्लियामेंट में पास होता है। और उसके बाद क्या आता है, सर्कुलर हो गया और नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस। तो टोटल कितने हो गए, 5 सोर्सेस ऑफ लॉ हो गए हमारे इनकम टैक्स एक्ट के। और इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन हैं। और उसके बाद ये सारी कहानी
और इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो कहानी होगी सोर्सेज ऑफ लॉ की। अब सेक्शन की बात करते हैं हम, सेक्शंस की। जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 4 है वो, सेक्शन 4। उसमें क्या बोलता है कि इनकम इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, इनकम टैक्स क्या होगा हर एक साल असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर का आगे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है असेसमेंट ईयर। यही समझते हैं कि असेसमेंट ईयर में, अब बात असेसमेंट ईयर कैसे समझेंगे आगे सेक्शन में, उसको डिफिनेशन में क्या बोला गया है। इनकम टैक्स में जो चार्ज क्या होता है, दूसरे शब्दों में समझिए इसको, कि इनकम टैक्स जो चार्ज होता है प्रत्येक साल होता है, और किस किस पे चार्ज होगा, जो डिफाइंड है पर्सन, वो पर्सन पे चार्ज होगा। पर्सन कहाँ डिफाइंड है, पर्सन डिफाइंड है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पे, वो डिफाइंड है। पर्सन हम किसको बोलेंगे, ठीक है। अभी किस पे चार्ज होगा, इनकम टैक्स जो लगेगा प्रत्येक साल लगेगा, वो किस पे लगेगा, परसेंट डिसाइड है। परसेंट में तो इंडिविजुअल भी आता है, फॉर्म भी आती है, एलएलपी भी आता है, कंपनी भी आती है। ये पर्सन का डिफिनेशन है, मतलब पर्सन में सारे कवर्ड हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में जो पर्सन का डिफिनेशन है, में वहाँ सारी चीज़ खबर है। कवर इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, एलएलपी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, कंपनीज हो गई। इस पर्सन के डिफिनेशन में आते हैं। अब इनकम टैक्स किस पे लगेगा, वो प्रत्येक साल लगेगा, वो पर्सन पे लगेगा। अब किस पे लगेगा, जब हमने टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न करा है, ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न करा है, प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। अब ये भी समझेंगे प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायलेमा सा है। द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट। जो टैक्स किस रेट पे लगेगा, जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है फाइनेंस एक्ट में, उसी रेट से टैक्स लगेगा। मतलब यहाँ पर कहानी क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि इनकम टैक्स प्रत्येक साल, एवरी ईयर चार्ज होगा। ये चार्ज किस पे होगा, पर्सन पे होगा। ये किस इनकम पे होगा, टोटल इनकम जो हमने अर्न करा है उस पे होगा। टोटल इनकम कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एक मोटा मोटी समझते हैं। अब 1 अप्रैल टू अप्रैल टू 31 मार्च होता है प्रत्येक साल, ये प्रीवियस ईयर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या कि रेट क्या होगा, कि जो रेट फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स जो लेवी करेंगे फाइनेंस एक्ट में, जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है उसी रेट से हमारा टैक्स लगेगा। ये तो चार्जिंग सेक्शन की बात हो गई। चार्जिंग सेक्शन ये बात करता है। अब कहानी क्या है, अब असेसमेंट ईयर एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, असेसमेंट ईयर। इसको हम ऐसे समझे, इसमें हम दो एक होता है प्रीवियस ईयर, उसके बाद दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। हम इनकम टैक्स में हमेशा बात करते हैं अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमेशा असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस में जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्या है, ये हम जैसा मैंने अभी बताया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है, 31 मार्च तक। अभी प्रीवियस ईयर की बात करते हैं हम, कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है हमारा, प्रीवियस ईयर 2023-24 चल रहा है हमारा ये। हम जिस साल इनकम अर्न करेंगे, हम अगर दूसरे शब्दों में इसको समझें, जिस साल हम इनकम अर्न करेंगे उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और जिस साल हम उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे, जिस साल हम उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। सपोज हमने 1 अप्रैल 2023 और 24 में जो इनकम अर्न करा,
उसको हम टैक्स कब पे करेंगे, टैक्स कब पर पे करेंगे हम, इसका तो या तो जुलाई में रिटर्न जाएगा, जुलाई 24 में, या अक्टूबर 24 में रिटर्न जाएगा। तो हमें असेसमेंट यहाँ पे हो गया, ये कब हो गया, ये पीरियड कब से आता है, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25। फर्स्ट पास, हम जिस साल में इनकम अर्न करेंगे उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और जिस साल में हम टैक्स पे करेंगे उसके जस्ट अगले साल वो फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया, 23-24 हो गया फाइनेंस प्रीवियस ईयर, उसका टैक्स हम किस साल पे करेंगे, अगले साल। अगले साल मतलब असेसमेंट ईयर में, किस किस कौन से साल में, 2024-25 में जो हमने इनकम अर्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स हम किस साल पे करेंगे, अगले साल में, असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो जिस साल हम टैक्स पे करेंगे उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिस साल में हम इनकम अर्न कर रहा है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 23-24, असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 24-25। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। अब आता है पर्सन, ये तो कहानी स्टोरी होगी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में, और प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, जो हम समझेंगे यहाँ पर सेक्शन 3 में। अब यहाँ पर क्या है, पर्सन की बात करता है, पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, नेचुरल पर्सन लाइक मेंशन में आता है। अब बोलेंगे एचयूएफ का मतलब क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, यहाँ पर एक फादर हो गया, सपोज फादर हो गया, मदर हो गया, ये फैमिली का पार्ट है, इनके जो बच्चे हो गए ये हमारे क्या चाहेंगे, एचयूएफ में आ जाते हैं, एचयूएफ में आ जाते हैं। और एक 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 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अलग एंटिटी हो गया, अलग पर्सन हो गया इनकम टैक्स में, ये इससे कोई लेना, इनका जो एचयूएफ का इनकम है वो अलग टैक्सेबल होता, आसस होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो अब इसको हम समझते हैं कंपनी। अब कंपनी एक क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई हो, आउटसाइड इंडिया हुई है, फॉर्म में कौन आता है, आपका वो आ जाएगा, क्या नाम, इंडिविजुअल भी मतलब फॉर्म में एलएलपी भी आ जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म तो है ही, एसोसिएट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी और बीओआई भी इसका पार्ट हो जाता है। अब समझेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम किसको बोलते हैं उस टाइम पे। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायत, आर्टिकल से जुडिशियल पर्सन, यूनिवर्सिटी बार काउंसिल एक्सेट्रा, ये भी आ जाते हैं। अब आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में किसकी बात करता है, एसएससी की। एसएससी किसको बोलेंगे, इट मीन्स ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। जो पर्सन किसके लिए लायबल है, टैक्स के लिए, वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, एसएससी। जो पर्सन लायबल है किसके लिए, टैक्स पे करने के लिए, उसको हम क्या बोलें, एसएससी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड है, इट्स इंक्लूड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट, ये भी क्या आ जाएगा, हमारे एसएससी के डिफिनेशन में आ जाएंगे। अब हमने जो पीछे बात करी है, क्या बात करा है कि हम इनकम जिस साल पे अर्न करते हैं उसका टैक्स हम, प्रीवियस ईयर की बात करें, जिस साल हम अर्न करते हैं उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो इनकम हमने अर्न करा प्रीवियस ईयर में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फाइनेंस जो फाइनेंस
फाइनेंशियल ईयर है हमारा 23-24, उसका हम टैक्स किस साल में पे करेंगे? अगले साल में, असेसमेंट ईयर 24-25 में। अब कहानी ये है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ अपवाद हैं कि जिस साल में हमने टैक्स पे करा है, अर्न करा है, उसी साल में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। जिस साल में हमने, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं कि जिस साल में हमने टैक्स इनकम अर्न करा है, हमें उसी साल, मतलब हमने इनकम टैक्स, अगर हमने इनकम अर्न करा है किस साल में? 23-24 में, तो हमें टैक्स भी किस साल में पे करना पड़ेगा? 23-24 में। ये कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस यहाँ है कि ये नॉर्मल एसएससी है, जो जो असेसमेंट ईयर वाली बात चल रही थी यहाँ पर, ये नॉर्मल एसएससी के लिए कहानी स्टोरी थी ये, कि अगर हम, जो इंडिया में रहेगा, कहीं उसकी इंडिया के बाहर भागने की संभावना नहीं है, या अगर बिजनेस इंडिया में अगर कर रहा है तो जिस एग्जिस्टेंस अगले साल भी रहेगा, उसकी बिजनेस अगले साल भी रहेगी, हम ये मान के काम कर रहे थे। जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की कहानी यहाँ पे थी। अगर हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट, इनकम डिपार्टमेंट को, कि जो भी इनकम अगर एसएससी ने अर्न करा है, अगर इंडिया के बाहर भाग जाएगा वो, या बाहर की कोई आदमी है, या बाहर का कोई शिप है, अगर उसने अगर इंडिया में क्या कर रहा है, इनकम अर्न करा है, और उसे लगता है कि अगले साल रुकेगा ही नहीं, वो इंडिया में, कॉन्सेप्ट समझिए, एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझिए, कि अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर जो कंपनी जिसने अगर अर्न करा है इनकम इस साल में, वो इंडिया में रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा वो, अगले साल का वेट ही नहीं करेगा, भाग जाएगा, उस केस में क्या करना है? टैक्स तो पे करना है। अर्न अगर इंडिया में करा है तो टैक्स तो पे इंडिया में करना होगा, तो उस केस में क्या होगा? उसको टैक्स उसी साल पे करना होगा। अगर कोई बाहर की शिप आती है इंडिया में, ठीक है, अगर कोई इनकम अर्न करा जिस साल में, तो बाहर कोई देश की है, सपोज अमेरिका की कोई सिपाही इंडिया में अगर इनकम अर्न करा है उसने इंडिया में, तो उसका क्या होगा? अगर वो अगले साल टैक्स पे करने के लिए इंडिया में नहीं आएगा, तो उसे टैक्स इसी साल पे करना होगा। गवर्नमेंट यहाँ पर चौकन्ना रहती है, लॉ बना दिया कि कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं कि उसमें वो क्या हुआ कि अगर जिस साल अर्न करा है, अगर लगता है कि सिचुएशन ऐसा अराइज हो रहा है कि वो इंडिया से बाहर चल जाएगा, या टैक्स नहीं पे करेगा, या बिजनेस रहेगा नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या है? टैक्स सेम असेसमेंट ईयर में, सॉरी सेम ईयर में पे करना है, टैक्स सेम ईयर में पे करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं, क्या वहां पे असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सेक्शन 172 एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वेयर अ शिप ऑफ नॉन रेसिडेंट कैरीज पैसेंजर लाइफ स्टॉक मेल्स और गुड्स शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड। अगर शिपिंग बिजनेस में कोई है नॉन रेसिडेंट, वो क्या करती है? पैसेंजर, या तो पैसेंजर को कैरी करती है, लाइव स्टॉक मेल एक्सेट्रा को अगर शिफ्ट की करती है इंडिया में, तो उसको क्या अलाउ है? अगर इंडिया में टैक्स, वो अपना पोर्ट इंडिया का तब छोड़ेगा जब वो टैक्स पे कर चुका हो। क्या पता वो अगर इंडिया पोर्ट छोड़ने के बाद, ठीक है, पोर्ट छोड़ने के बाद क्या करे? वो टैक्स पे करे ही नहीं, वापस इंडिया आए ही नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, बोलते भैया पहले तुम जब मतलब तुम टैक्स पे करो, उसके बाद तुम क्या करो, चले जाओ, क्या नाम, तो उसके बाद तुम इंडिया छोड़ो। अब होता है सेक्शन 174 ये पर्सन, अब क्या होता है? अब जैसे मैंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई मतलब देश छोड़ के भाग जाएगा, इनकम अर्न कर लिया, अगले साल रुकेगा नहीं, वेट ही नहीं करेगा, मार्च आया 31 मार्च को ही इंडिया छोड़ के चले गया, तो उस केस में क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर तो आया ही नहीं, असेसमेंट ईयर तो आया ही नहीं, अगले साल टैक्स पे करना है। तो उस केस में क्या करेगा कि मतलब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो जो पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया में आने का, तो उस केस में क्या करेगा? वो करेंट ईयर भी टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, पे करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी बोलता है द इनकम ऑफ द सच इंडिविजुअल, यहाँ पे बोलता है वेयर इट्स अपियर टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एनी इंडिविजुअल मे लिव्स इंडिया एंड ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्निंग, कहाँ? इंडिया में कोई आने का इंटेंशन नहीं है। द इनकम ऑफ सच पर्सन मतलब क्या? जो इनकम जो यहाँ पर इंडिया छोड़ के जा रहा है,
फॉर द पीरियड अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन करेंट ईयर ओनली। ठीक है, जिस साल छोड़ के जा रहा है, जब जिस दिन के जा रहा है, उस जहाँ मतलब 1 अप्रैल से लेके जहाँ तक वो जो इनकम होगा कैलकुलेट करेगा इनकम टैक्स और टैक्स पे करेगा। अब क्या होता है, स्टोरी ये आती है कि अगर हमने बोला था कोई बिजनेस हमने किया, कोई बिजनेस किया हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हमने क्या बनाया, ईओपी बीओबी बनाया, ईओपी या बीओआई बने ज्वाइंट वेंचर बनाया हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। और जो बिजनेस हमारा मतलब एक ही इवेंट था, खत्म हो गया, एक ही इवेंट था, इवेंट हमने करा और खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, बिजनेस आगे नहीं करना, तो एओपी बीओआई का पेन अलग होता है, तो ये बिजनेस अगले साल में कैरी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, तो उस केस में क्या होगा, ये कोई जॉइंट वेंचर बनाया हमने, तो उस केस में क्या, स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, वो बिजनेस अगले साल नहीं होना है, तो उस केस में क्या होगा कि टैक्स उस पर सेम ईयर पे जिस साल हमने अर्न करा है उस साल पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है, उसको पढ़ते हैं, यो अप्रीहेंडेड दैट द एओपी बीओआई इज लाइकली टू बी डिसॉल्व इन द सेम ईयर। ठीक है, ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द करेंट ईयर ओनली। ठीक है, अब होता अब उसके बाद सेक्शन क्या आता है, सेक्शन 175 पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस। अभी इसको क्या तो होता है कि यहाँ पर किसी को लगता है जो अपना टैक्स पे करने के लिए क्या करेगा, टैक्स से बचने के लिए क्या करेगा, प्रॉपर्टी को जो है उसका ट्रांसफर कर देगा किसी और पर्सन को। इस केस में असेसिंग ऑफिसर को क्या लगता है, तो वहाँ पे अगर इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो क्या करेगा, एओ क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर जो है उस पर टैक्स बोलेगा पे करेगा, भाई इसी साल तो पे कर। इट्स अपियर टू दैट एओ to AO that the person likely to charge, sale, transfer, dispose of his assets avoid to payment tax of any liability, the total income of such person charged to tax in current year itself। अब उसको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा। बताओ, यहाँ तो टेम्पोररी बिजनेस था हमारा, यूपी बीओआई ज्वाइंट वेंचर वाली जो बात कर रहे थे हम। अब दूसरा आता है सेक्शन 176 में आता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, द इनकम ऑफ द पीरियड अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस में एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एओ बी चार्ज टू द करेंट ईयर। अब कोई हमें बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, अगर कितना अगर कॉन्सेप्ट है तो लॉ में तो है। अब क्या करें कि अगर कोई लगता है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है तो उस पर क्या लगेगा, ये क्या करेगा, उसी साल टैक्स उस पर चार्ज करेगा। तो उसमें सिचुएशन क्या क्या बन गया, सिर्फ विजनेस किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर दूसरा क्या आ गया कि जो पर्सन इंडिया छोड़ रहा है किस इंटेंशन से कि उसको इंडिया में दोबारा नहीं आना है, तो उस सेम प्रीवियस ईयर में वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। एओपी और बीओवाई या जॉइंट वेंचर हमने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया है कि उसको अगर एक इवेंट करके आगे इवेंट नहीं करना है आगे, या बिजनेस एक जो हो गया अभी एक ही पर्पस के लिए था वो आगे कंटिन्यू करना, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, सेम ईयर में टैक्स पे करेगा। चौथा हो गया कि अगर किसी पर्सन को अगर लगता है कि क्या क्या इंडिया वो ट्रांसफर की प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर कर देगा टैक्स से बचने के लिए, तो ये को अगर लगता है ऐसा, तो उस सेम असेसमेंट ईयर में सेम ईयर में क्या करेगा, टैक्स पे करने के लिए बोलेगा। पांचवा क्या हो गया कि अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, लग रहा है यो को डिसकंटिन्यू होगा, तो उस केस में यो क्या फोर्स कर सकता है, भाई तो सेम ईयर में टैक्स पे कर। टोटल 5 सिचुएशन बनते हैं यहाँ पर। अब रेट ऑफ टैक्सेस की बात करें, मैं यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स है, जनरल टैक्स रेट है, जो फाइनेंस एक्ट 2000 न्यू ओल्ड रिजीम की बात करते हैं यहाँ पर, न्यू रिजीम के समझेंगे जब डिस्कशन के टाइम पे। ओल्ड रिजीम पे समझते हैं हम, या दो दो तो ओल्ड रिजीम का भी बात करते हैं। रेट ऑफ टैक्सेस क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ एच यू एफ इंडिविजुअल, एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, टोटल इनकम हमारे क्या अप टू द 2,50,000 2,50,000 रुपये तक क्या है हमारा, ये नील है। इसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बोलते हैं। 2.5 लाख तक के इनकम को हम क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट।
वो कितना, वो नील आ जाएगा। 2.5 लाख से अगर हमारा इनकम, टोटल इनकम कितना है, 5 लाख तक है, तो टैक्स का रेट क्या होगा, 5%। ये किसके लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। अगर हमारा इनकम कितना है, 5 से 10 लाख तक है, तो 5 से 10 लाख के बीच का जो टैक्स रेट होगा 10-20% होगा, और आपका 10 लाख से ऊपर है तो 30% होगा। सिमिलरली सीनियर सिटीजन जो 60 साल बस कि 60 साल से अधिक है और उनका उम्र 80 साल से कम है, 60 साल और 60 साल से अधिक है, और 60 साल या 60 साल से अधिक है, और क्या है, 80 साल से कम है, तो उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या हो जाता है, 3 लाख रुपए तक होता है। 3 लाख तक टैक्स नहीं देना। अगर इनकम, टोटल इनकम 3 से 5 लाख तक है तो उस स्लैब रेट में 5% का टैक्स देना है। अगर 5 से 10 लाख का अगर स्लैब है तो उस पर 20% का टैक्स देना है। अगर 10 लाख से ऊपर का टैक्स है, 10 लाख से ऊपर का अगर स्लैब में आते हैं तो 30% पे टैक्स देना है। उस पर टोटल हम टैक्स कंप्यूट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल से अधिक, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं, तो उस पर क्या होगा, टोटल इनकम क्या होगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख का तक का है, नील हो जाएगा हमारा। 5 से 10 लाख तक के टोटल इनकम पे 20%, और 10 लाख से ऊपर पे 30% होगा। सुपर सिटी जो सीनियर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमारा जो कहाँ से आता है, सर्कुलर नंबर 28 है। कब का, 28 2016 का। कब आया था ये, 27 जुलाई 2016 को आया था। जो वहाँ पर बेसिक इनकम लिमिट को हाई करता है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए और सुपर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए का। अब देखिए सर्च, यहाँ पर सबसे सरचार्ज वाली कहानी समझते हैं। सरचार्ज जो किसके है, ये सरचार्ज किस पे लगेगा, जो सरचार्ज वो इनकम टैक्स पे लगता है जो हमारा इनकम सर्टन लिमिट से, टोटल इनकम हमारा सर्टन लिमिट से अधिक है। टोटल इनकम हमारा सर्टन लिमिट से अधिक है तो टैक्स पे टैक्स लगता है। जो टैक्स पे टैक्स लगे उसको सरचार्ज बोलते हैं। टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल, HUF, BOI, OUP, AOP के केस में हमारा क्या है कि टोटल इनकम हमारा अप टू 50 लाख, टोटल इनकम अप टू हमारा 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। अगर टोटल इनकम हमारे क्या 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ तक है, 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट क्या है हमारा, 10% है। एक इसके लिए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए कहानी बता रहे हैं। अगर जहाँ हमारा टोटल इनकम क्या है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, वहाँ पर हमारा सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा, 15% जाएगा। सरचार्ज किसको बोलेंगे, सरचार्ज बोलेंगे टैक्स पर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। अभी हमारा जो टोटल इनकम, देखिए यहाँ पर ये समझने वाली कहानी क्या है कि जो टोटल इनकम जो अर्न करते हैं, टोटल इनकम में हमारा अर्न जो होता है हमारा 5 सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। सैलरीज हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पहला इनकम हो जाएगा, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गया, कैपिटल गेन से हो गया, उसके बाद आपका कैपिटल गेन से हो गया, बिजनेस इनकम हो गया हमारा, बिजनेस प्रोफेशन जो इनकम आ जाएगा, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो चारों हेड में नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये आ जाता है। तो जो पांचों हेड के इनकम को ऐड करते हैं तो टोटल इनकम आता है, ग्रोस इनकम आता है, ये ग्रोस इनकम होता है। और उसमें से हम कुछ डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये टोटल इनकम हो जाता है। हम टैक्स जो पे करना था टोटल इनकम पे करना होता है। तो टोटल इनकम में कुछ इनकम इंक्लूड होते हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, कैपिटल गेन में आ जाएगा। इस जो सेक्शन 11 11A 112A 112A में इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बात करते हैं हमारा, इसमें स्पेसिफिक रेट, इसका जो रेट है डिफरेंट है जो इस सेक्शन में है। इस सेक्शन में रेट जो है डिफरेंट है, टैक्स ऑफ रेट क्या है, अलग है। 15% है, 20% है, रेट ऑफ टैक्सेस अलग है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम बोलते हैं इसको।
अगर टोटल इनकम में इंक्लूड है हमारा, कहानी क्या होगी, टोटल इनकम में हमारा डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अगर इंक्लूड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरचार्ज उस पर क्या हो जाएगा, कब तक, अगर 2 लाख से अधिक पे तो सरचार्ज उस पर क्या हो जाएगा, 15% से हो जाएगा। सरचार्ज किस पे हो जाएगा, 15% किस पे, जो हमने किस इनकम पे, अगर हमारा इनकम 2 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ से अधिक है, और उस पर क्या है, हमें कैपिटल गेन का इनकम हो गया। कैपिटल गेन कौन सेक्शन में, किस सेक्शन में, सेक्शन 111A, 112A, 112, और क्या है, डिविडेंड इनकम है, इंक्लूड है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 करोड़ से अधिक की इनकम पे कैपिटल गेन इंक्लूड है या डिविडेंड इंक्लूड है, किस सेक्शन में, कैपिटल गेन किस सेक्शन में इंक्लूड है, 111A, 112A और 112, 112, 111, 111A, 112A, 112 जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है यहाँ पर, तो इस पे सरचार्ज का रेट क्या होगा, इस पे कैपिटल गेन और अदर सोर्स पे किस 2 साल से 2 लाख से 2 करोड़ से अधिक पे 15%, 2 करोड़ तक सब पे जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, और यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल रेट ऑफ इनकम, इस पे सेम रेट का सरचार्ज था, कब तक, अप टू ₹2 करोड़, अप टू ₹2 करोड़ नॉर्मल इनकम, और स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे क्या था, अप टू 2 करोड़ क्या था, सेम रेट ऑफ सरचार्ज था। अगर इनकम हमारा कहाँ, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से अधिक होता है, उस इनकम में इंक्लूड क्या होता है, कैपिटल गेन इंक्लूड होता है, किस सेक्शन में जो चार्ज होता है, 111A, सेक्शन 112A, 112 या डिविडेंड इनकम है, तो उस पर हमारा क्या होगा, 15% से चार्ज होगा, और रिमेनिंग इनकम जो है, रिमेनिंग इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक रेट ऑफ इनकम, उस पर 25, उसमें भी उससे 25% तक, उस पर 25% तक, 25% के रेट से चार्ज होगा, कब तक, 2 करोड़ से 5 करोड़ के इनकम तक। ठीक है, अगर हमारा टोटल इनकम क्या है, इंक्लूड अगर 5 करोड़ से अधिक का है, 5 करोड़ से अधिक का है, तो जो 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 स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन का हो गया या डिविडेंड इनकम हो गया, उस पर सरचार्ज क्या है, 15% रेट से है, और जो अगर रिमेनिंग इनकम पे, मतलब टोटल इनकम में हम क्या करेंगे, स्पेशल जो है स्पेशल रेट ऑफ इनकम को लेस करेंगे, जो आएगा उस पर क्या करेंगे, 30% के रेट से हमें जो टैक्स बनेगा, इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, 37% के रेट से सरचार्ज चार्ज करेंगे, बहुत हाई रेट है। इसको मैं इसे समझते हैं, हमारा टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इस नॉर्मल इनकम हो गया स्पेशल 20 लाख, और स्पेशल रेट ऑफ इनकम क्या होगा, कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम 25 लाख, टोटल इनकम क्या हो गया 45 लाख। रेट ऑफ सरचार्ज क्या है, दोनों स्पेशल इनकम अदर इनकम में नील है। हमारा नॉर्मल इनकम है कितना, नॉर्मल इनकम क्या है जिसमें कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम इंक्लूड नहीं है, 45 लाख रुपए का, और ये क्या है आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम 50 लाख रुपए का, टोटल कितना इनकम 95 का हो गया। तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम दोनों में 10% के रेट से लगेगा, क्योंकि दोनों 1 करोड़ से नीचे 50 लाख से अधिक का है, 2 करोड़ का बात कर रहा था, अप टू 2 करोड़, अप टू 2 करोड़ सेम रेट लगेगा, सेम रेट ऑफ सरचार्ज, ये एग्जाम्पल है, आगे उसी तरह देख लेंगे आप लोग। अब आता है किस में, तो इंडिविजुअल HUF BOI की कहानी हो गई। अब कहां है क्या, कंपनी का टैक्स रेट क्या है गया, जिसका ग्रोस टर्नओवर अप टू फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 4 करोड़ रुपए था, उसका रेट ऑफ क्या टैक्स हो जाएगा 25% का, अदरवाइज 30% रेट चार्ज होगा। अब यहाँ पर ना एक स्पेशल रेट बदल सेक्शन आ जाता है,
सेक्शन 115 BEE। इसमें 22% ऑफ टैक्स है, तो इसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल टैक्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा कुछ हमें कुछ एग्जम्पशन, कुछ बेनिफिट हमें नहीं मिलते हैं, कुछ डिडक्शन का कुछ हमें नहीं मिलता है, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बात करके। अगर प्रीवियस ईयर कब तक 21-22 तक हमारा अगर टोटल इनकम कितना, टर्नओवर कितना था, टर्नओवर टोटल टर्नओवर कितना 400 करोड़ था, तो हमारा रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा, अप टू 400 करोड़ था तो 25%, अदरवाइज 40%, 30%, मतलब 400 से अधिक है तो 30% के रेट से। फॉरेन कंपनी पर टैक्स क्या है, 40% का। सरचार्ज, सरचार्ज जो है कि टोटल इनकम अगर हमारा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होगा तो 10% डोमेस्टिक कंपनी पे, और फॉरेन कंपनी पे 2%। अगर टोटल इनकम हमारा 10 करोड़ से अधिक है तो कंपनी केस में क्या हो जाएगा 12%, और फॉरेन कंपनी के केस में 5%। तो अब हम कहानी देखें, यहाँ पर इंडिविजुअल के इनकम पे सरचार्ज अधिक है, इंडिविजुअल के इनकम पे सरचार्ज अधिक है, और जो कंपनी है उस पर सरचार्ज कम है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म के केस में, और लोकल अथॉरिटी के केस में 30% है, इस पर कोई बेनिफिट नहीं है हमारा, और सरचार्ज का रेट 12%, ठीक है 12% है। अगर कब, अगर 1 करोड़ से अधिक का इनकम होगा तो टोटल इनकम हमारा अगर 1 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज का रेट स्लैब रेट है, फ्लैट रेट है 12%, और फ्लैट रेट टैक्स रेट है 30% का। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हमारा 10 हज़ार तक है तो 10 हज़ार तक है तो 10%, 10 हज़ार से 20 हज़ार तक है तो 20%, और 20 हज़ार से अधिक है तो 30%। सरचार्ज 7 और 12% के रेट से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, देखिए इस तो कहानी समझिए, यहाँ पर टैक्स हो गया, टैक्स के ऊपर क्या लग जाता है, सरचार्ज। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगे सरचार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से आ जाता है। अब इस पे, इस टैक्स पे, टैक्स और सरचार्ज पे जो जो अमाउंट बना उस पे हमको क्या देना पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना 4% के रेट से। कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने दिया, उसके ऊपर सरचार्ज दिया, उसके ऊपर भी हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ पे जो खर्चा होगा सरकार उस पर टैक्स अलग से लगाती है। तो सरकार उस पर अलग से टैक्स लगाती है, तो उसको हायर एजुकेशन, वो टैक्स पे भी सरचार्ज, और टैक्स पे भी टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, जो टैक्स पे टैक्स लगे सरचार्ज, जो टैक्स पे टैक्स लगता है सरचार्ज बोलते हैं। जो टैक्स और सरचार्ज जो टैक्स लगता है उसको हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से बोलते हैं। तो एक कहानी हो गई हमारा आज का बेसिक चैप्टर का। और जो भी हमारा इनकम होगा, टोटल इनकम, उसको राउंड ऑफ किसके किसके नियरेस्ट रुपये में, 10 रुपीज़ के नियरेस्ट रुपये में करेंगे। सपोज हमारा इनकम कितना हो गया, 10, हमारा इनकम हो गया 20, हमारा इनकम हो गया 10,50,249 रुपये। तो नियरेस्ट रुपीज़ कितना हो जाएगा हमारा, इसका इसका हो जाएगा हमारा जो टैक्स पे करेंगे 10,50,250 रुपये पे, जो नियरेस्ट होगा। ये 5 से कम हुआ, ये सब सपोज ये 4 हो गया तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर सपोज ये 40 हो गया तो ये हमारा, सपोज हमारा 44 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ₹40 हो जाएगा। राउंड ऑफ किसके करेंगे, नियरेस्ट ₹10 के इसमें हम राउंड ऑफ करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।